हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। 10.3.1 रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, लेट अस डू एन एक्टिविटी। Activity 10.10. Fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. सबसे पहले तो हमें चाहिए drawing pins. Place a rectangular glass slab over the sheet in the middle. और जो sheet है हमें उस sheet के center में रखना है glass slab and उसकी outlining भी करनी है हमें. Draw the outline of the slab with a pencil. Let us name the outline as ABCD. टेक 4 आइडेंटिकल पिंस एंड देन हमें क्या करना है, आइडेंटिकल पिंस भी लेनी है। ठीक है, एक जैसी जो पिंस है वो होनी चाहिए। देन इसके बाद फिक्स 2 पॉइंट से ई एंड एफ वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिंस इज इंक्लाइन टू द एज ए बी। हमने क्या किया था, हमने एक स्लैब रखी थी, उसकी आउटलाइनिंग की थी। आउटलाइनिंग में हमने उसके एजेस के नाम दे दिए थे ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ई एंड एफ पॉइंट पे जो पिंस हैं वो हमें प्रेस करनी है। ठीक है, और हमें उसे ए बी की एज पे लगा देना है। ठीक है, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका ग्लास स्लैब ए बी सी डी, ये रहा आपका ई एंड एफ पॉइंट। ओके, ये है आपका नॉर्मल। अभी हम बात कर रहे हैं कि ए बी सी डी जो है उसमें हमने ए बी लाइन में ई एंड एफ को वर्टिकली, अब आप इसको वर्टिकली तो नहीं बोलेंगे पर्टिकुलरली, ये थोड़ा ऑब्लिकली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां लगाया और एक पॉइंट यहां पे लगाया एंड देन दो पिन्स जो हैं, एक पिन यहां पे इंसर्ट की, एक पिन यहां पे इंसर्ट की हमने। लुक फॉर द इमेजेस of the pin E and F through the opposite edge. Fix two other points, say G and H, such that these pins and the images E and F lie on the straight line. अब हमें क्या करना है, हमें इमेज E and F की तरफ देखना है ऑपोजिट एज से, और फिर हमें क्या करना है, वो जो ऑपोजिट एज है वहां से हमें G and H को फिक्स कर देना है। ये भी पिन्स हैं, इनको हमें फिक्स कर देना है एंड द इमेज ऑफ ई एंड एफ ऑन द स्ट्रेट लाइन, और हमें अपनी तरफ से उसकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा, समथिंग लाइक दिस। यहां पे क्या हो रहा है, हमने जी एंड एच दोनों को हमने यहां पे प्रेस कर दिया है, और कुछ इस तरीके से हमने फिक्स किया है कि जब हमने यहां से इनको फिक्स करते हुए ई एंड एफ देखे तो वो हमें स्ट्रेट लाइन लगी। रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब, जॉइन द पोजिशन ऑफ द टिप ऑफ द पिन्स ई एंड एफ एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू ए बी। लेट ई एफ मीट ए बी एट ओ। सिमिलरली जॉइन द position of tip of the pins G and H and produce it up to the edge CD. Let HG meet CD at O dash. अब ये O and O dash क्या है, ये O है A and B सरफेस का नॉर्मल, और ये O dash क्या है, ये है C and D एज का नॉर्मल। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, आप डेफिनेटली आप पेज नंबर 173 अपनी एनसीईआरटी का ओपन कर सकते हैं एंड वहां पे आपको डायग्राम भी मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप ये सब समझ पाएंगे। ठीक है, जॉइन ओ एंड ओ डैश, यानी कि हमने ए बी वाला नॉर्मल एंड सी डी वाला नॉर्मल, अब हमें उनको भी ज्वाइन करना है। ऑल्सो प्रोड्यूस ई एफ अप टू पी एज शोन बाय द डॉटेड लाइन इन फिगर 10.10। ठीक है, यहां पे आपको फिगर दी हुई है, उससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि यहां पे क्या बात बोली गई है। In this activity, you will note the light ray has changed its direction at points O and O dash. Note that both the point O and O dash lie on the surfaces separating two transparent media. Draw a perpendicular N dash to AB, to O, and another
perpendicular mm dash to CD at O dash. अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें कहा है कि इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जब O से O डैश तक वो लाइन गई है तो उसमें हल्का सा बेंड आया है, ठीक है। सो वो जो बेंड आया है वो कहां पे आया है, वो ए बी एंड सी डी के एजेस पे आया है, ठीक है। सो यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो ये है एयर, ये है ग्लास, दिस इज अ ग्लास स्लैब, ये हमारा एयर है, ठीक है। सो हुआ क्या, एयर से ग्लास में जो ये रे है ये एंटर हुए, ठीक है। तो दो यहां पे मीडियम्स हैं, ठीक है, दो यहां मीडिया है और उनके बीच में इंटरैक्शन हुई। अब जब ये वाली रे बाहर निकलेगी तब भी क्या होगा, ग्लास जो है उससे अब ये रे जाएगी एयर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी दो मीडिया का इंटरैक्शन होगा। सो ए बी सरफेस पे जो हमने ओ पॉइंट बनाया था, यहां पे अब हमें नॉर्मल बना देना है विच इज एन एंड एन डैश। सेम वेज जो हमारी सी डी सरफेस होगी वहां पे हमें ओ डैश पे एक नॉर्मल बनाना है जो कि होगा एम एंड एम डैश। The light ray at point O has entered from the rarer medium to a denser medium, that is from air to the glass. Note that the light rays has bent towards the normal at O dash. The light rays has entered the glass to air, that is from a denser medium to a rarer medium. The light here has bent away from the normal. Compare the angle of incidence with the angle of refraction at both refracting surfaces ए बी एंड सी डी। सो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें देखना है कि जो ए बी एज है और जो सी डी एज है यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहां पे जो रे ऑफ लाइट है अगर उनकी बेंडिंग हो रही है तो वो किस प्रिंसिपल पे हो रही है। सो अब हम इस फिनोमिना को भी समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अब यहां पे हुआ ये कि ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर, ठीक है। सो एयर टू ग्लास जब हम जा रहे हैं तो हम रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं, ठीक है। डेंसर का मतलब आप समझते हैं जो चीज डेंस होती है, ठीक है, जो ज्यादा पॉपुलेटेड होती है, ठीक है, जो ज्यादा गाढ़ी होती है, ठीक है। एंड रेयर का जो मीडियम है वो जो हमारे पास रेयर मीडियम है उसका मतलब क्या है, रेयरर का मतलब होता है जो कि हल्का है, ठीक है, जो कि बहुत लाइट है, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। सो एयर से ग्लास की तरफ जब कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। एंड अगर कोई रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो वो हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये आपका नॉर्मल था, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर छोटा होगा, क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया। ये हमारे पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ आ गया। अगर हम यहां की बात करें, सो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, सो डेंसर टू रेयर मीडियम में क्या होगा, जो एंगल आई है यहां पे, ठीक है, या फिर कह लो कि जो एंगल आर है, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये एमर्जेंट रे से छोटा होगा, ठीक है। एमर्जेंट जो होगा वो बड़ा होगा क्योंकि ये नॉर्मल से अवे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये वाला एंगल छोटा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि इफ एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। एंड अगर कभी भी डेंसर टू रेयर जो मीडियम है उसमें जो रे ऑफ लाइट है वो जा रही है, सो इस केस में आप क्या करेंगे, इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इन फिगर 10.10 EO is the incident ray, OO dash is the refracted ray and O dash H is the emergent ray। सबसे पहले देखते हैं EO, ये है आपका E, ये है आपका O, ये है आपकी इंसिडेंट रे। देन है OO डैश, ये है आपका OO डैश, ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। फिर आपके पास O डैश H, O डैश H, ये है आपकी एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, ठीक है।
You will observe that the emergent ray is parallel to the direction of the incident ray. Why does this happen? अब देखो, जो हमने यहाँ पे E से लेके F तक जो हमने लाइन बनाई थी, उसी को जब हमने आगे एक्सटेंड किया तो हमें ये दिखाई दिया कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये आगे जाके कभी भी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? दिस इज वाई ओके, सो यहां पे हमें दिया हुआ है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेस इज ए बी एंड सी डी ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट. This is why the ray emerges parallel to the incident ray. However, the light ray is shifted sideward slightly. What happens when the light rays is incident normally to the interface of the two media? Try and find out. So, इस पैराग्राफ में आपको बताया है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, यानी कि कोई रे ऑफ लाइट कितना बेंड करेगी ये डिपेंड करता है उसके इंटरफेस पे, फर्स्ट इंटरफेस पे एंड सेकंड इंटरफेस पे. अब अगर हम इंटरफेस की बात करें, जो फर्स्ट इंटरफेस है वो क्या है? एयर एंड ग्लास. जो सेकंड हमारे पास इंटरफेस है वो है ग्लास टू एयर, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो इस वजह से जो बेंडिंग है वो भी क्या होगी? इक्वल एंड ऑपोजिट. इसी वजह से ये यहां पे जाके पैरेलल हो गए, बस थोड़ा साइडवेज शिफ्ट हो गए. ठीक है, लेकिन है ये बिल्कुल पैरेलल ही, क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट वे में लगे हैं. सो अब इन्होंने यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर जो रे ऑफ लाइट है वो अगर इंसिडेंट हो इस ग्लास स्लैब के प्रिपेंडिकुलरली, ठीक है, नॉर्मली अगर हो तो क्या होगा? तो जिस पाथ से आई है उसी पे रिवर्ट बैक कर जाएगी. ठीक है, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी. अगर नॉर्मली है, अगर 90 डिग्री बना रही है एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विद द ग्लास स्लैब, तो किसी भी तरीके की बेंडिंग नहीं होगी. जिस पाथवे से आई है उसी पाथवे से वापस चली जाएगी. You are familiar with the refraction of light. Refraction is due to the change in the speed as it enters from one transparent medium to another. अब ये जो रिफ्रैक्शन है ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है. ठीक है, जैसे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि डेंसर होते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि रेयरर होते हैं. अगर हम बात करें एयर की तो वो रेयरर है, लेकिन अगर हम बात करें वाटर की तो वो डेंसर है. ठीक है, अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन तो वो कम है. अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, तो वो ज्यादा है. ठीक है, सो रिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट पे, यानी कि जो रिफ्रैक्शन है वो स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से हमें एक्सपीरियंस होती है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ चीजें रेयरर होती हैं और कुछ चीजें डेंसर होती हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी इस लेक्चर के लिए बस इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.